हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में विज्ञान के 10 निचोड़ सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 10 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल आप लोग लिख दीजिएगा उत्तल लेंस और दूसरे बगल आप लोग लिख दीजिएगा अवतल लेंस, और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पे पतला होता है। जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। और इसमें देख लीजिए अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। जो अवतल लेंस होता है ये क्या होता है कि ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर देखिए, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। जो उत्तल लेंस होता है इसका जो फोकस दूरी होता है ये धनात्मक होता है, और इसमें देख लीजिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जो अवतल लेंस होता है इसका जो फोकस दूरी होता है ये ऋणात्मक होता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। अब यहाँ पे तीसरा अंतर देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जो उत्तल लेंस होता है इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, और इसमें देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये हो गया तीसरा अंतर। अब यहाँ पे चौथा अंतर देखिए, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में करते हैं, और इसमें देखिए अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। जो अवतल लेंस होता है इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं, जबकि उत्तल लेंस का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि आवर्धन किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक को लिखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 मीटर है और वस्तु की ऊंचाई कितना है 2 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात का अर्थ क्या होता है बट्टा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात यानी बट्टा को ही क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं। तो इसका आवर्धन देखिए कितना निकलेगा। तो सबसे पहले ये मीटर से मीटर कट जाएगा और 2 से 4 कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। तो इसका आवर्धन कितना निकल गया 2 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए इसका कोई भी मात्रक नहीं बचा। तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए m से m तो कट गया। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आगे देखिए आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। जो आवर्धन होता है इसको किससे सूचित करते हैं तो आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ये हम आपको बता चुके हैं कि जो आवर्धन होता है इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि जो मात्रक होता है वो कट जाता है, ये मात्रक विहीन होता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई v तथा वस्तु की ऊंचाई u हो तो आवर्धन m बराबर v बटा u होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण और परावर्तन कोण को परिभाषित करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो किसी दर्पण पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं तो जो किरण आकर दर्पण से टकराती है उसे क्या कहते हैं आपतित किरण कहते हैं।
अब हम यहाँ पे समझेंगे कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद जो किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतित किरण दर्पण के जिस भाग पे टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जो आपतित किरण होती है ये दर्पण से जहां पे आके टकराएगी वो क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आइए अब समझते हैं कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल लिख दीजिएगा आप लोग भर्जन और दूसरे बगल आप लोग लिख दीजिएगा निस्तापन और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर, भर्जन में अयस्कों को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन में हम क्या करते हैं, तो अयस्कों को वायु के उपस्थिति में यानी जहाँ पे वायु होता है वहाँ पे गर्म करते हैं। और इसमें देखिए निस्तापन में अयस्कों को वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन में हम क्या करते हैं, तो अयस्कों को वायु के अनुपस्थिति में यानी जहाँ पे वायु नहीं होता है वहाँ पे गर्म करते हैं। तो ये हो गया पहला अंतर। आइए देखते हैं दूसरा अंतर, भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है। भर्जन का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो सल्फाइड अयस्कों में करते हैं। तो इसमें देख लीजिए निस्तापन का प्रयोग कार्बोनेट तथा हाइड्रेट अयस्कों में किया जाता है। निस्तापन का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो कार्बोनेट तथा हाइड्रेट अयस्कों में किया जाता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। यहाँ पे तीसरा अंतर देख लीजिए, भर्जन की क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। यहाँ पे देखिए जो भर्जन की क्रिया होता है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है यानी बाहर निकलता है। और इसमें देखिए निस्तापन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है यानी निस्तापन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि दीर्घदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर किस तरह कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि दीर्घदृष्टि दोष क्या है। तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को दीर्घदृष्टि दोष कहते हैं। तो दीर्घदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु हमें स्पष्ट यानी साफ दिखाई देती है तथा नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है यानी साफ नहीं दिखाई देती है। तो इस दोष को हम दीर्घदृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घदृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। दीर्घदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो नेत्र गोलक होता है ये छोटा हो जाता है और जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के बाहर बनता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी दीर्घदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि नेत्र का निकटतम बिंदु किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र का निकटतम बिंदु किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र की निकटतम बिंदु कहते हैं। तो नेत्र का निकटतम बिंदु किसे कहते हैं,
तो वह न्यूनतम दूरी जिस पे रखी वस्तु को हम बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से यानी साफ रूप से देख सकते हैं तो उसे नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं। और मानव नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नेत्र का निकटतम बिंदु किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं। और मानव नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल तथा खनिज लवण लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हरित लवक की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं यानी खुद से बनाते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि रक्त किससे बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किससे बना होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। रक्त 4 पदार्थों से मिलकर बना होता है। जो रक्त होता है ये 4 पदार्थों से मिलकर बना होता है। उसमें से पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है लाल रक्त कणिकाएं और तीसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं और चौथा होता है प्लेटलेट्स। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त किससे बना होता है। तो जो रक्त होता है ये 4 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है लाल रक्त कणिकाएं, तीसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं और चौथा होता है प्लेटलेट्स। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। हमें श्वसन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण से हम जल्दी थक जाते हैं। अगर हमारे खून यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है और हमें श्वसन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण से हम जल्दी थक जाते हैं, हमारा वजन कम हो जाता है, हमारा रंग पीला पड़ जाता है और कमजोरी का अनुभव होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि श्वसन में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है जिसके कारण से हम जल्दी थक जाते हैं और हमारा वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारा रंग पीला पड़ जाता है और कमजोरी का अनुभव होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि ओजोन क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। जो ओजोन है ये ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो ओजोन होता है इसका जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणु सूत्र O3 होता है। ओजोन परत वायुमंडल की बाहरी सतह में पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन क्या है। तो जो ओजोन होता है ये ऑक्सीजन का ही एक अपरूप होता है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है
और ओजोन का जो अणु सूत्र होता है ये O3 होता है और जो ओजोन परत होता है ये वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है जो परावैंगनिक किरणों से हमें रक्षा प्रदान करती है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।